एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस किताब की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, गौर फरमाइएगा। ओके, सो अगर आप नए हो सो आई एम दिस वियर्ड, थोड़ा सा फन, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन, थोड़ा सा मैजिक, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस चैनल। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स डू आवर रिचुअल, जो कि मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ एंड आई होप आप भी मेरे साथ करते होंगे, बिकॉज ग्रैटिट्यूड के ऊपर एक किसी की सक्सेस स्टोरी आई थी कि वो जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रही थी और जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एवरी सिंगल डे उन्होंने अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर लिया। ठीक है, सो आई वॉज रीडिंग दिस बुक बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट्स डू आवर रिचुअल। I'm so happy and grateful for this beautiful day in my life. Thank you so much, universe, for all the amazing relationship in my life. Thank you so much for the healthy body. Thank you that every day is filled with magic and miracles in my life. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. सो आई वॉज रीडिंग दिस बुक और मैं इस बुक के बारे में आपको बताना चाहूँगी, बिकमिंग सुपर नेचुरल। ये जो डिस्पेंजा की काफ़ी फेमस बुक है। अगर आप चाहते हो तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। इस बुक में एक चीज़ पता है, स्टार्टिंग में ही है, उसमें कहा है कि एक थॉट, अब सुन लीजिएगा, एक थॉट जो इंसान को, हेल्दी इंसान को अनहेल्दी बना सकता है। एक थॉट उसकी चलते फिरते अच्छे करियर को बर्बाद कर सकता है। एक थॉट जो एक माँ को उनके बच्चों से दूर कर सकता है। एक थॉट, सारा खेल एक थॉट का है। अब अगर मान लीजिए आप एक थॉट अच्छा क्रिएट कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हो, लेकिन अगर एक थॉट आप बुरा क्रिएट कर रहे हो तो आपकी लाइफ उससे अफेक्ट हो रही है। अगर आपको वेल्थ चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको रिलेशनशिप चाहिए, स्टार्ट थिंकिंग गुड थॉट्स, बिकॉज थॉट्स क्रिएट थिंग्स। और वाकई में इसमें एक टेस्टिमनी है, एक लेडी ने अपनी टेस्टिमनी दिया है और ये मैं आप लोगों के सामने, आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। जितने भी लोग हैं ना जो परेशान होते हैं कि अरे मेरी लाइफ कैसे बदलेंगी, बस वो आप अपने थॉट्स अच्छे रखिए, कॉन्शियसली एफर्ट्स करते रहिए, बिकॉज जितने भी पॉजिटिव थॉट्स अगर आप क्रिएट कर रहे हो कॉन्शियसली, हर पॉजिटिव थॉट्स का एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपने सुना होगा, ये एक नियम है। तो हर एक थॉट जो अच्छा थॉट है, अगर आप अच्छे थॉट क्रिएट करेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए और बेहतर एक्सपीरियंसेस लाएंगे। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हो और उस मोमेंटम में आप जीने लगते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप बुरे थॉट्स के वजह से बुरी सिचुएशंस, बुरे सर्कमस्टेंसेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था, तो मुझे लगा ये एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ओपनिंग द डोर टू द सुपर नेचुरल। ठीक है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैं छोटा छोटा आपको बताती चलूंगी। द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ समर, समर का महीना था, टिपिकल संडे आफ्टरनून था, जून 2007 की बात है। फ्रेंच डोर्स लगे हुए थे घर के लिविंग रूम एरिया में, और लिविंग रूम जैसे ही ओपन होता था तो वहाँ पे गार्डन ओपन होता था। पर्दे लगे हुए थे, वाइट थिन कलर के पर्दे लगे हुए थे, हल्के पर्दे थे, हवा चल रही थी, जिसके वजह से क्या हो रहा था, गार्डन में से वो फूलों की खुशबू के वजह से, वो फूलों की खुशबू घर के अंदर आ रही थी, और वो ब्रीज के वजह से, वो हवा के वजह से पर्दे हल्के डांस कर रहे थे। एना नाम की एक छोटी सी लड़की है, 12 साल, सॉरी एना जो है ये इस किरदार का नाम है। एना का 12 साल का बेटा है जो एक सोफ़ा पे, रिक्लाइनर सोफ़ा पे सो रहा है और किताब पढ़ रहा था। 11 साल की उनकी बेटी है जो कि ऊपर कुछ गाना गा रही थी, एंड ये जो एना है ये साइकोथेरेपिस्ट है। ठीक है, ये काम कर रही है एक कंपनी में, जहाँ पे ये काम कर रही है एज ए मैनेजर एंड बोर्ड मेंबर फॉर अ मेजर साइकाइट्रिक इंस्टीट्यूशन इन एम्स्टरडैम, जिसका टोटल प्रॉफिट ही है 10 मिलियन यूरोस का एनुअली। ठीक है, ये इनका बैकग्राउंड है।
अब ये होता है कि एना नहाने जा रही होती है और उनके हस्बैंड उन्हें बिना बताए सुबह सुबह घर से बाहर निकल जाते हैं, बिना ये बताए कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो कब वापस आएंगे। तो वो उनको कॉल लगाती है, दोपहर का समय हो जाता है, काफ़ी समय होने के बाद वो उन्हें कॉल लगाती है, लेकिन फ़ोन कॉल्स रिसीव नहीं कर रहे होते और कोई कॉल उनको रिटर्न भी नहीं कर रहे होते। 3:30 बजे एक डोर पे बेल बजती है, एना ओपन करती है डोर और वहाँ पे वो देखती है कि 2 पुलिसमैन वहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं। वो पूछते हैं क्या आप मिसेस विलियम्स हैं? तो वो कहती है हाँ मैं मिसेस विलियम्स हूँ। तो ऑफिसर कहते हैं एक बुरी खबर है, हम लोगों को आपसे बात करनी है। तो वो घबरा जाती है और फिर ये जो खबर होती है वो ये होती है कि सुबह सुबह उनके हस्बैंड ने किसी बिल्डिंग से इन द सेंटर ऑफ द सिटी वहाँ से जंप लगा के वहाँ पे उन्होंने सुसाइड कर लिया। एना की सांसें रुक जाती है, एना पूरी तरीके से अनकंट्रोलेबली वो शेक करने लगती है उसकी बॉडी। और जितने जो बच्चे बैठे होते हैं जिन्होंने ये सुना होता है, उनका एक बेटा और एक बेटी, वो भी शॉक में चले जाते हैं। लेकिन उनको देखकर एना अपना दुख, अपना दर्द छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं एना बहुत घबरा चुकी होती है और वो सर्वाइवल मोड में आ जाती है। मतलब जब भी आप टेंशन में आ जाते हो, कोई भी स्ट्रेस लेते हो, कोई शॉक लगता है, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ऐसे डिज़ाइन होती है कि वो एक सर्वाइवल मोड में आ जाती है। हर चीज़, स्ट्रेस हार्मोन्स हर तरफ से रश कर रहे होते हैं उसके बॉडी में। जब पूरा इंसिडेंट ख़त्म हो जाता है, वक्त गुजर जाता है, हर चीज़ नॉर्मल हो जाती है, तो इवेंट इज़ ओवर। इसमें लिखा है कि बॉडी नॉर्मली कुछ घंटों में उसकी बॉडी नॉर्मल पेज में आ जाती है और फिर जितनी एनर्जी लेवल होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सारे जो वाइटल रिसोर्सेज है, मतलब हार्ट बीट्स है, सांसें है, नॉर्मल होना शुरू हो जाती है कुछ ही घंटों में। और जो बॉडी है, लेकिन जो बॉडी है ड्यू टू स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस नहीं ख़त्म होता है, उनका दिमाग चल रहा होता है, वो थॉट क्रिएट कर रही होती है, उस मोमेंटम में जी रही होती है, उनकी बॉडी नेवर रिटर्न्स टू बैलेंस। फिर आगे कहती है एना, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत बड़ा है, ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन बीइंग्स आर केपेबल ऑफ थिंकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, है ना। और हमारे अंदर ये काबिलियत है कि हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बार बार सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज़ को नहीं छोड़ रहा होता है और बार बार उस पास्ट इवेंट्स के बारे में हम सोच रहे होते हैं और साथ ही साथ हम फ्यूचर के बारे में भी ओवर थिंक करने लग जाते हैं कि अगर ऐसा हो गया है तो अब मेरा फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। और हर दिन एना बताती हैं कि हर दिन वो इस इवेंट को बार बार अपने दिमाग में चला रही थी, बिना रियलाइज़ किए कि उनकी बॉडी में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं ड्यू टू दैट इवेंट, और जिसके वजह से स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो रहा था उनके बॉडी में और मेमोरी बार बार रिक्रिएट हो रही थी। और जितनी भी बार बार वो उस चीज़ के बारे में सोच रही थी, उतना वो बार बार वही इमोशंस को क्रिएट कर रही थी। और जब आपकी बॉडी by repeatedly recalling the experience, she was unintentionally anchoring her brain and body to the past. देखो, आपका जो शरीर है उसको नहीं पता आप पास्ट में जी रहे हो, आप प्रेजेंट में जी रहे हो। इसीलिए हम लोग कहते हैं विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल टेक्निक है ना। तो वो वही कह रही कि उनका ब्रेन में जो थॉट्स चल रहे थे, जो ब्रेन से उनके केमिकल्स, बॉडी में जो केमिकल रिलीज हो रहे थे जिसको हम इमोशन कहते हैं, उनकी बॉडी बार बार उस पास्ट को बार बार जी रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एना कहती है कि आप, एज यू कैन इमेजिन, एना वॉज फीलिंग अ रश ऑफ नेगेटिव इमोशन। जिस तरीके की इमोशंस वो फील कर रही थी, उन्होंने उस इमोशंस को यहाँ पे दर्शाया है। सैडनेस, पेन, दर्द को, विक्टिमाइजेशन, बेचारेपन को, ग्रीफ, दुख को, गिल्ट, शेम, डिस्पेयर, एंगर, हेट्रेड, फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट, शॉक, fear, anxiety, worry, overwhelm, anguish, hopelessness, powerlessness, isolation, loneliness, disbelief and betrayal. जब भी हमारे साथ कोई हादसा होता है इस तरीके से, हम ये सारे इमोशंस एक साथ फील कर रहे होते हैं। इस इमोशन का मुझे बताने का मकसद ये था कि ये सारे नेगेटिव इमोशन जितना आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी ये इमोशंस को रिलीज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। फिर ये होता है कि एना को एनालाइज हर लाइफ विद इन द इमोशन ऑफ द पास्ट एंड शी केप्ट सफरिंग मोर एंड मोर। वो जितना इसके बारे में सोच रही थी उतना उनकी बॉडी उस चीज़ को रिएक्ट कर रही थी। जब जब लोग उनको
मिलते हैं तो उनके साथ बेचारा वाला बिहेव करते, ट्रीट करते उनको। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब भी उनसे कोई पूछता कि आप कैसे हो, तो वो शुरू हो जाती वही कहानी किस्से लेकर बैठ जाती और बार बार उसी किस्से को वो बार बार दोहराती और उसी सिचुएशन में वो बार बार रह रही थी। So Anna kept firing the same circuits in her brain and reproducing the same emotion, conditioning her brain and body further into the past. Since क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम एक्ट करते हैं, जैसा हम फील करते हैं, वो हमारी बन जाती है पर्सनालिटी। तो एना की पर्सनालिटी अब क्रिएट हो रही थी उनके पास्ट से। अब कहते हैं कि जो एना का दिमाग था, माइंड था, वो एक सर्कल क्रिएट कर रहा था बार बार, और वो बार बार एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आ रहे थे कि मैं अपने बच्चों का ख्याल अब कैसे रखूँगी, मेरे हस्बैंड तो मुझे बिना बताए छोड़ के चले गए, ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मैं एक बीवी के रूप में मैं फेल हो गई हूँ, क्या मैं अपने बच्चों के, मतलब उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, सारे जजमेंट्स वाले थॉट्स आ रहे थे कि लोग अब उन्हें शी स्टार्टेड जजिंग हर हस्बैंड कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, उनको कैसे छोड़ के चले गए, उनकी हिम्मत कैसे हुई एंड ऑल दैट थिंग। 9 महीने बाद एना कहती है कि मार्च 21, 2008 में एना जब उठती है एक दिन, तो वो देखती है कि उनका निचला हिस्सा फ्रॉम द वेस्ट डाउन गॉट पैरालाइज्ड, और कुछ ही घंटों में उन्हें हॉस्पिटल के बेड पे लेकर जाया जाता है। और वहाँ पे डॉक्टर्स उनको कहते हैं कि सारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मतलब PNS सिस्टम है, तो वो सारा नर्वस सिस्टम उनका इन्फ्लेम्ड हो गया है। बहुत सारे टेस्ट के बाद उनको ये पता चलता है कि एना मस्ट बी इन द ऑटो इम्यून कंडीशन के वजह से, मतलब वो अपने ही ऑटो मतलब खुद से ही इम्यूनिटी को डिप्रेस कर रही है, जिस वजह से उनका चीज़ें ख़राब होते जा रही है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो फिज़िकली मैनिफेस्ट कर लेती है पेन, सफरिंग, जो कि वो अपने अंदर इमोशनली जो पेन फील कर रही थी, अब वो बॉडी पे शो होने लगा था उनके। In short, Anna could not move her body. She wasn't moving forward in her life. So she was stuck in her past. जिस तरीके से एना अपने थॉट्स के थ्रू आगे नहीं बढ़ रही थी, उस पास्ट को नहीं छोड़ रही थी, उसी तरीके से अब वो चीज़ उनके फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट हो गई थी। और अब ऐसा हुआ कि वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो गई थी। पूरा उनके जितना अंदर उनके दर्द था, उनके थॉट्स में, उनके इमोशंस में, वो पूरा बॉडी पर शो होने लग गया था। अब एना कहती है कि बिकॉज ऑफ द एडेड स्ट्रेस और जो ड्रग्स वो ले रही थी, मतलब जो दवाइयाँ ले रही थी, हर चीज़ उनके अगेंस्ट काम कर रही थी, उनकी इम्यूनिटी को और बढ़ा रही थी, और ज़्यादा उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन पनप रहे थे, जिसको दबाने के लिए डॉक्टर्स उन्हें एंटीबायोटिक्स दे रहे थे। 2 महीने बाद एना रियलाइज़ करती है कि अब उन्हें रिलीज़ किया जा रहा है, वहाँ से डिस्चार्ज किया जा रहा है, लेकिन वो चल नहीं सकती है बिना सहारे के। तो एना बहुत इमोशनल हो जाती है, मेंटल, फिजिकल wreck, and all through that she had the best doctor and latest medication from a reputable hospital, but she was not getting any better. तो 2009 में 2 साल बाद आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड उनको क्लिनिकल डिप्रेशन हो जाता है, और फिर वो और ज़्यादा दवाइयाँ लेने लगती हैं। एना का ऐसा होता है कि जैसा जैसा वक्त पास हो रहा था, वैसे वैसे उनकी लाइफ और बदतर से बदतर हो ही जा रही थी। 2011 जनवरी में उनकी एक मेडिकल टीम ने ये फाइंड आउट किया था कि उनके स्टमक में ट्यूमर है, मतलब अब उन्होंने कैंसर तक मैनिफेस्ट कर लिया था। इमेजिन एक पास्ट का इंसिडेंट, उसके ऊपर बार बार सोचना, बार बार उस इमोशंस को रिक्रिएट करना, अपनी लाइफ को रिक्रिएट करना, उस पास्ट में जीना, उस पास्ट को जीते जीते अपने फ्यूचर के बारे में नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस रखना, ओवर थिंकिंग करना, एना को कैंसर तक लेकर गया। सो इफ एना वॉज टर्निंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑन बाय थिंकिंग अबाउट हर प्रॉब्लम्स एंड हर पास्ट, हर थॉट्स वर मेकिंग हर सिक। है ना, कितनी बड़ी बात है कि एक थॉट से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। शी स्टार्टेड टू प्रे फॉर हेल्प। ऐसा हुआ कि फिर ऐसा वक्त आया कि उन्होंने देखा कि वो ज़मीन पे पड़ी हुई है, रो रही है, और अब बिना यूनिवर्स के, बिना गॉड के सहारे के अब वो चीज़ें बदल नहीं सकती थी। उन्हें रियलाइज़ हुआ, उन्होंने मदद के लिए पुकार लगाई भगवान से, और उनके दिल में ये ख्याल आया कि कुछ तो मुझे बदलना चाहिए।
और सिंसियरिटी के साथ उन्होंने अपने आप को, अपनी कंडीशंस को सरेंडर किया और सपोर्ट के लिए, गाइडेंस के लिए, सपोर्ट के लिए एक उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर उनकी ये दुआ कबूल हो जाती हैं तो वो पूरी ज़िंदगी अपनी ग्रैटिट्यूड में निकाल देंगी और दूसरों को बदलने में उनकी मदद करेंगी। अब आता है एना का टर्निंग पॉइंट जो है जो डिस्पेंजा। जो डिस्पेंजा इज़ फेमस फॉर हिज मेडिटेशंस। उन्होंने मेडिटेशन से बहुत लोगों की लाइफ को चेंज किया है। आप हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वांट इन योर लाइफ यू कैन मैनिफेस्ट विद जस्ट मेडिटेशन। मेडिटेशन में बहुत पावर है। मैं हमेशा कहती हूँ आप कोई प्रैक्टिस मत करो, लेकिन अगर आप मेडिटेशन अपने लाइफ में ऐड कर देते हो आपकी लाइफ सॉर्टेड आउट है। ओके, तो जो डिस्पेंजा का वो एक सेशन लेती है, उन्हें पता चलता है, उनकी एक फ्रेंड होती है, वो बताती है कि जो डिस्पेंजा नाम के कोई एक लेक्चरर है और वो लेक्चर लेते हैं स्ट्रेस केमिकल्स एंड क्रिएट डिजीज़, और इन सारी चीज़ों पे वो बात करते हैं। और तो वो एना सोचती है कि चलो ठीक है, यही हो सकता है एक सहारा बने। तो वो उस दिन चली जाती है एंड धीरे धीरे वो वहाँ जो सीखती है उस चीज़ को अपने अंदर उतारना शुरू कर देती है। मतलब अपने डेली प्रैक्टिस में शी स्टार्टेड मेडिटेटिंग ट्वाइस अ डे। फिर ये होता है कि कुछ दिनों बाद बाय गोइंग विद इन एंड चेंजिंग हर अनकॉन्शियस थॉट्स, ऑटोमेटिक हैबिट्स एंड रिफ्लेक्सिव इमोशनल स्टेट्स। कैसे उन्होंने किया? मेडिटेट करते करते वो अपने अंदर गई, उन्होंने जितने भी नेगेटिव थॉट्स है उनको सेटल डाउन किया, अपने अनकॉन्शियस थॉट्स को हील किया। ऑटोमेटिकली उनकी हैबिट्स बदली तो उनके इमोशनल स्टेट्स बदले। एना वॉज नाउ मोर कमिटेड टू बिलीविंग इन न्यू फ्यूचर। अब ऐसा हाल था कि एना की कंडीशन बहुत सुधर चुकी थी। एना एक बेहतर फ्यूचर की इच्छा लेकर अपनी लाइफ को बदल रही थी। हर दिन जो वो मेडिटेशन करती थी उसमें कंबाइनिंग अ क्लियर इंटेंशन विथ एलिवेटेड इमोशन। वो जब भी मेडिटेशन करती थी एक इंटेंशन के साथ, एक हीलिंग के इंटेंशन के साथ रोज़ बैठती थी। और उन्होंने ये देखा कि कुछ वक्त बाद उनकी सारी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगे। But in the meditation, Anna learned that she could teach her body emotionally what her future would like ahead of the actual experience. जो वो उस समय एक्सपीरियंस कर रही थी, उन्होंने सोचा कि विजुअलाइजेशन की टेक्निक से क्यों ना मैं अपनी शरीर को ये सिखाऊं कि तुम्हारा फ्यूचर बेहतर है। और जिस तरीके से वो अपने पास्ट में जी रही थी, अब एक बेहतर फ्यूचर की तरफ वो दौड़ रही है, उस तरफ वो देख रही है और विजुअलाइज कर रही है कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और वो अपनी बॉडी को उस एक्चुअल एक्सपीरियंस से मिला रही थी। तो जब बॉडी, आप आंख बंद करते हो ना, बॉडी को पता नहीं होता, आप इमेजिन भी कर रहे हो तो उसको लग रहा है कि हाँ ये रियलिटी चल रही है। इसलिए विजुअलाइजेशन इज़ अ पावरफुल टेक्निक। तो जब भी आप कोई चीज़ विजुअलाइज कर रहे हो और बॉडी वो स्टार्ट कर रही है फील करना, मतलब आपकी बॉडी को डिफरेंस नहीं पता होता है कि आप पास्ट में हो, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट। द सेम टेक्निक एना यूज्ड और धीरे धीरे उनकी लाइफ बदलने लगी। एना ने ऐसे बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए जो डिस्पेंजा के, एंड धीरे धीरे शी स्टार्टेड टू हील, शी स्टार्टेड टू फील बेटर और उनकी लाइफ बदलने लग गई। एना देन प्रैक्टिस वॉकिंग मेडिटेशन, जो डिस्पेंजा की एक वॉकिंग मेडिटेशन है, उन्होंने वो भी प्रैक्टिस की। और हर दिन एक नई सुबह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ एना ने जीना शुरू कर दिया। इसी तरीके से अगर आपकी लाइफ में भी कुछ हो रहा है, सोचो एक इंसान के एक थॉट, अगर आप पास्ट को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, फॉरगेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस पास्ट को बार बार रिक्रिएट कर रहे हो। बहुत लोगों की लाइफ पैटर्न्स एक जैसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस पास्ट को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, उस पास्ट को फॉरगेट नहीं कर पा रहे हो। आप एक अच्छे उम्मीद के साथ अपने फ्यूचर नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, बिकॉज आप अपने पास्ट में कहीं ना कहीं अटके हुए हो। सो जिस तरीके से एक थॉट बदलने से एना की लाइफ बदली, एक मेडिटेशन प्रैक्टिस ऐड करने से उसकी लाइफ बदली, आपकी भी लाइफ बदल सकती है अगर आप ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में डेली प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करो। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ। थैंक यू सो मच एवरीवन।